जो भी अपने आप में बहुत अच्छा योगदान है। तो अब देखते हैं कि बिहार एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अपना क्या, जैसे कि गुजरात में तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर डेवलप हो ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जो मानसिकता है उसमें किस तरीके से हम लोग एक दूसरे को इंस्पायर करके और ये भी बताएं कि आपके लिए एक और करियर ऑप्शन भी है। IAS IPS बनते तो हैं, हर साल बनते हैं, पर उसमें से कितने ऐसे हैं जो हमारे बिहार के बारे में सोचते हैं? अपने लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन हमारे बारे में कौन सोच रहा है? तो जैसे उनमें से एक हमारे साथ, क्योंकि अगर कोई सरकार से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद भी वो हमारे लिए इतना सोशली हर तरीके से अवेलेबल, और उनका इतनी दिलचस्पी है कि वो कैसे अच्छा कुछ कर सके और कैसे हमारे युवाओं के लिए अपना योगदान दे सके, किसी भी तरीके से, हर तरीके के योगदान। तो मैं चाहती हूँ कि वो सर अब आपके सामने आकर के अपनी कुछ बातें करेंगे। अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन भारत की राजधानी के बिल्कुल उस क्षेत्र में आज जब हम मिल रहे हैं तो बात बिहार की करने आए हैं। जो प्रेरणा इस कक्ष में विद्यमान है, एक एक व्यक्ति के रूप में बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी, क्योंकि जब कार्यक्रम की संकल्पना हो रही थी, सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से नेक्स्ट इंस्पायर बिहार के सभी जिलों में, 10 से अधिक जिलों में, हर प्रखंड में, अनेक महानगरों में और विदेशों में भी अध्याय चैप्टर्स स्थापित हो रहे हैं। तो उसमें जब बात हुई कि दिल्ली में बिहार उद्यमिता सम्मेलन क्यों हम प्रारंभ कर रहे हैं, बहुत लोगों ने शुरू में पूछा कि क्यों न इसको बिहार के किसी हम लोग जिले में आयोजित करें। इसके पूर्व पिछले सप्ताह पटना में शनिवार को हम लोगों ने शिक्षा पर एक बहुत बृहद कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के 30,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसका नाम था भारत हेरिटेज ओलंपियाड। उसमें 250 बच्चों को, जिन लोगों ने बिहार के विरासत के बारे में प्रश्नों का उत्तर दिया, बिहार के भविष्य के ऊपर अपने विजन को प्रस्तुत किया, तो सबसे अच्छे थे, सर्वश्रेष्ठ थे, उनको हम लोगों ने पुरस्कृत किया। प्रश्न था कि दिल्ली में क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने कहा, सोचो तुम्हारी दृष्टि को क्या हो गया है। दृष्टि ऐसी थी, जब कभी अफगानिस्तान के पार भी कलह होता था तो चिंता पाटलिपुत्र में बैठे किसी आचार्य की होती थी। यहाँ से शासन करने के लिए कभी सम्राट अशोक को तक्षशिला भेजा जाता था, और तुम्हें दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो रहा है बिहार के ऊपर, तो ऐसा असमंजस क्यों? दृष्टि बड़ी रखनी होगी। कुछ क्षेत्रों में गणराज्य थे, जोड़ना आसान नहीं होता। एक सभागार में भी इतने लोग बैठे हैं, कोविड के नियम हैं, यदि माइक नहीं हो तो बड़ी शांति से हम लोग बैठ नहीं पाएंगे। थोड़ी सी माइक का आवाज कम आ जाए तो लोगों को नियंत्रित करना, संचालित करना, बताना आसान नहीं। लेकिन जब बिहार की हम कल्पना करते हैं उस समय की, तो स्मरण करते हैं कैसे लोग थे जो वैशाली के संथागार में 7,707, आज भारत में कितने सांसद हैं लोकसभा में सभी जानते हैं, लेकिन वैशाली के उस प्राचीन संसद में 7,707 गणराजा जो चुने जाते थे, किस प्रकार बिना किसी सूचना तंत्र के, बिना किसी उन्नत प्रौद्योगिकी के मिलकर विमर्श करते होंगे, किस प्रकार उनके विमर्श के उपरांत अपने गणाधिपति का चयन होता होगा, मन को निश्चित ही चिंतनरत कर देता है। मगध ने संघर्ष के बीच बोए तो वैशाली नष्ट हो गई। लंबी कहानी है किस प्रकार मगध ने अपने अमात्य को प्रतिनिधित्व किया, वैशाली भेजा, किस प्रकार फूट डाली, पतन हुआ। लेकिन मगध का जब विस्तार हुआ, उसमें भी जब दृष्टि में थोड़ी कमी आई, उस समय आई जब यवन योद्धा वीर लक्षेंद्र चले आ रहे थे विश्व विजय की कल्पना लेकर, कामना लेकर, और तब मुगल के आचार्य के मन में भावना जगी कि यदि भारत की रक्षा होनी है तो भारत को एक रूप में स्थापित करना होगा, और क्षमता उन्हें मगध में देखी। मगध में क्षमता थी जो भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ले सकती थी, लेकिन दृष्टि उस समय कहीं न कहीं, उस समय तत्कालीन शासन में नहीं थी।
तभी धनानंद को पदच्युत कर उन्हें एक बालक में जब क्षमता देखी तो किसी बालक के वर्ण विशेष पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, गुण देखे। जब चंद्रगुप्त के बाल्यावस्था में गुण देखे कि भारत के साम्राज्य का व्यक्ति निर्माण कर सकता है, वहीं से आगे बढ़े और श्रृंखला वहीं जाकर समाप्त हुई जहां सहयोग के साथ छोटे आसान था क्या एक एक राजा को बताना, समझाना, शक्ति से पराजित करना और जोड़कर मन में कोई स्वार्थ नहीं था। आचार्य चाणक्य के मन में क्या स्वार्थ था, किस प्रकार का स्वार्थ, समाज की रक्षा करना चाहते थे। जब पूरे सम्राट बन गए चंद्रगुप्त, उसके बाद भी इतिहास बताता है किस प्रकार चाणक्य महल के बाहर एक कुटिया में रहना ही पसंद करते थे और किस प्रकार से अपने कार्यों को निष्पादित करते थे। यह प्राचीन प्रेरणा थी जिसने बिहार को ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, शौर्य की बात मगध साम्राज्य की महाभारत में पढ़ी। महाभारत में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से उस समय श्री कृष्ण, भीम और जरासंध का जो युद्ध हुआ था, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जरासंध के सामर्थ्य के समक्ष मैं विवश हूं, क्योंकि इसी कारण से मुझे अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। जब महाभारत को पढ़ते हैं तो पाते हैं भगवान श्री कृष्ण जब उन्हें लगा कि जरासंध का नाश होना चाहिए तो लोग चले, चाहते तो सीधे मार्ग से प्रयाग होकर पाटलिपुत्र होकर राजगृह की ओर जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें उत्तर पूर्व के माध्यम से नेपाल में जंगलों के माध्यम से गंडक नदी के किनारे होते हुए सोनपुर में गंगा पार करके बराबर की जो पहाड़ी है जिसको गोरखगिरी कहते थे, पहुंचना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो कहा कि राजगृह का सीधे युद्ध में पराजित होना संभव नहीं। तब मध्य की बात आई, किस प्रकार आई सभी लोग जानते हैं, किस प्रकार उस समय बात सामर्थ्य की है, उद्यमिता की बात, जिस पर आज का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, रानी साहेब जी आ गई हैं, चंपारण का विशेष अभियान चल रहा है। वियतनाम का लोग स्मरण करते हैं, वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना जाता था। दक्षिण पूर्वी एशिया में जब घूमते हैं तो बहुत सारे ऐसे नगर मिलते हैं जिनके नाम प्राचीन बिहार के नगरों से मिलते जुलते हैं। चंपा तो एक जीवंत उदाहरण है, प्रतीक है उन पूर्वजों की जिन्होंने, जिसको बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, विश्व का पहला नगर, उस रूप में चंपा को स्थापित किया था। पाटलिपुत्र की बात कीजिए तो 303वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगास्थनीज आए रहे, विश्व का सर्वप्रमुख नगर बताए। क्योंकि कोई क्षेत्र किसी एक दिन में वैसा नहीं होता। अंग्रेजी में कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। बिहार की जब कल्पना कीजिए, लगभग उससे भी बड़ी चीजें हमें तब दिखती हैं जब बहुत प्राचीन काल में देखते हैं सभ्यता का विकास हो रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्थाएं स्थापित हो रही थी, सत्ता का संचालन किस प्रकार होगा इस पर अलग अलग विचारों की स्थापना हो रही थी। और जब सामंजस्य बना तो एक प्रकार की व्यवस्था बनी जिसमें कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली होगा अपने राजवंश की स्थापना करता था। राजा, राजा का पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था, उस पर भी विवाद होते थे। लेकिन बिहार में कुछ तो अलग था। जब पश्चिम उत्तर भारत की कल्पना करते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं, सबसे प्राचीन काल में ज्ञान के भंडार वेदों को माना गया। वैदिक परंपरा जब प्रारंभ हुई, भारत में विस्तृत होने लगी, उसका अंत कहाँ आया? अंत जो आया सबसे उत्कृष्ट भाग का जो दिखाता है कि भौतिकवादी चिंतन से परे आध्यात्मिक तत्वों के गूढ़ रहस्यों तक कुछ लोगों को सोचने की, चिंतन करने की क्षमता थी। केवल ये चिंता नहीं थी कि हमारा दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारी भौतिक उन्नति हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप में किस प्रकार मानव जीवन का लक्ष्य क्या होता है, उसकी गूढ़ विवेचना सम्राटों के दरबारों में भी होती थी। उसको कहते हैं जो श्रृंखला बनती है सबसे पिछले पायदान पर पाया जाता है। बचपन से हमने वही देखा, आज भी वही देख रहे हैं। जब मैं छोटा था उस समय भी इस प्रकार की तुलना करता था वर्तमान और अतीत और भविष्य, और तब मैं देखता कि मेरा इसमें क्या योगदान होगा। कई बार मैंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया, इस प्रकार जब बढ़ रहा था तो बिहार की परिस्थितियों ने मुझे विचलित किया था, प्रेरित किया था और विवश किया कि कुछ योगदान मेरा होना चाहिए। तभी सिविल सर्विसेज के माध्यम के रूप में मैंने चुनते हुए बिहार के योगदान करने के लिए प्रयास किया। आज कर रहा हूँ, लेकिन मन में परिकल्पना की परिवर्तन करना है, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं जब यहाँ पर हूँ कुछ योगदान दूंगा। उसी समय जब चिंतन मैंने प्रारंभ किया तो मैंने देखा जितने भी डकैत हैं उनके परिवार आम जनों की तरह रहते हैं। कोई पंचायत चुनाव लड़ता है और जीतता भी है,
जो विधानसभा में लड़ता है। 320 एकड़ गन्ने की खेती हम लोगों ने चिन्हित की, जिसमें इनके द्वारा लोगों के कब्जा किए गए जमीन पर सरकारी जमीन पर गन्ना लगाया जाता था। उसको हम लोगों ने जब चिन्हित करके कटवाना शुरू किया तो 25 लाख रुपए उस साल सरकार के खजाने में जमा हुए अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, जिसका कोई मालिक नहीं। वो मजदूरों से कटवाया, पुलिस के संरक्षण में कटवाया, आर्थिक भी टूटी, कई डकैत मारे गए। उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता, कमजोर हो गए। जहाँ 150 की संख्या में घूमते थे दियारे में, किडनैपिंग्स की संख्या हर साल 150 से रहती थी, गैंग्स थे। तब मूल भावना पर हम लोगों ने आक्रमण किया। हमने कहा कि भाई अब जिस कहते हो कि महर्षि वाल्मीकि के समय से यहाँ पर अपराध चल रहा है, तो स्मरण करो, चिंतन करो, यदि रत्नाकर ही रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता? परिवर्तन ऐसा हुआ कि जहाँ अपहरण 150 प्रति वर्ष होता था, कितने लोग मारे जाते थे, संख्या 0 पे आ गई 2008 में, बिल्कुल 1.5 वर्ष। आज बिहार में कोई मिनी चंबल कहीं स्थापित नहीं। जिस क्षेत्र में कभी डकैत घुमा करते थे, उग्रवादी थे, आज वहां पर पर्यटक घूमते हैं। बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बिहार का वो क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित करने में अनुपम है, चीजें बदलती हैं। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास में से विषम परिस्थिति थी, पर्वत, विशाल पर्वत, 3200 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल क्षेत्र, उस पर स्थापित रोहतास का दुर्ग, प्राचीन दुर्ग, जिसको स्मरण करते थे कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश के द्वारा स्थापित। 7वीं शताब्दी से उस पर संकेत मिलते थे, इंस्क्रिप्शन मिलते थे। उस दुर्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं था। उस दुर्ग की, जिसके बारे में मध्यकाल में फरिश्ता ने, अबुल फजल ने एक पढ़े में लिखा, अभेद्य दुर्गम, इस दुर्ग पर जो स्थापित हो गया उसे बल से जीता नहीं जा सकता, केवल छल से जीता जा सकता। ऐसे उस अद्भुत दुर्ग जिसने कभी पूरी भारत की राजधानी थी, क्या चल रहा था? अजीब सा संघर्ष चल रहा था। पहले कभी डकैतों का कब्जा था, बाद में उग्रवादियों का कब्जा हो गया। प्रशिक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल करते थे और उस प्रयोग में उसे लिबरेटेड जोन मानते थे। 8 जिले प्रभावित थे उस पूरे क्षेत्र में जहां उग्रवादियों का प्रभाव उस प्रकार से था। तो प्रारंभ में उसी प्रकार पुलिस की होती है, वे चले और ऑपरेशन हुआ, लगे, गोलियां चली, 6 इंच से बचे। जब एक जवान शहीद हुआ, उसके बाद हुआ कि भाई अब तो नहीं, अब या तो परिवर्तन तो करना हो। ऑपरेशन करके परिवर्तन संभव नहीं। ऑपरेशन करेंगे, हम भी चलेंगे, कुछ इधर नुकसान होगा, उधर नुकसान होगा। परिवर्तन तब होगा जब हम लोगों को विरासत से फिर जोड़ेंगे। रोहतास दुर्ग को अपना उद्गम स्थल मानते थे, उन्नाव मानते थे, खरवार मानते थे, चेरो मानते थे, बड़े गर्व से कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने दुर्ग को स्थापित किया, इस ऊंचाई पर स्थापित किया। तब हम लोगों ने हर गांव में जहां पुलिस कभी जाती थी तो लोग बाहर जाया करते थे, जाकर बात करनी शुरू की, समझाना शुरू किया कि पूर्वजों पर इतने गौरवान्वित हो कि उन्होंने दुर्ग को स्थापित किया, जिसने भी जीता, चाहे सम्राट शेरशाह सूरी ने जीता हो, चाहे खरवारों ने जीता हो, कभी भी बल से नहीं जीत। उसको स्थापित करने वाले तुम और तुम्हारे क्षेत्र में चल क्या रहा है? किस प्रकार का संघर्ष इसमें व्यक्ति का रक्त का पैसा है? क्यों तुम पुलिस से लड़ रहे हो? क्यों ऐसी परिस्थिति है कि बिहार में इतने थानों पर हमला हो गया, क्या लाभ मिल रहा है? क्यों ऐसी परिस्थिति हुई कि पटना से 2 घंटे दूर तक डीएसपी तक शहीद हो गए? उन पूर्वजों के वंशज जिन्हें स्थापित करने की क्षमता थी, सृजन करने की क्षमता थी, क्यों संघर्ष में ली? जब बात हुई, मन से हुई, बात का प्रभाव होने लगता है। हम लोगों ने आदिवासी प्रतीकों को स्मरण करके उनकी जयंती मनाना प्रारंभ कर दिया, आदिवासियों से जुड़ने लगे। और जिस दूर पर कभी जाने में गोलियां चलती थी, इसी महीने 4 दिसंबर को शाहबाद महोत्सव का आयोजन किया। इतनी हस्तियां आई हैं दूर दूर से, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न धर्मों से, भिन्न भिन्न संप्रदायों से, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, भिन्न भिन्न विचार रखने वाले लोग, जो सभी बिहार को प्रेरित करना चाहते हैं, बिहार को देखना चाहते हैं उस अतीत के गौरव के रूप में जो बिहार था, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्या बिहार साक्षरता दर में, बिहार रोजगार के अवसर में, बिहार समतावाद के आंकड़े पर, बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर क्या आपको वही दिखता है जहां वो होना चाहिए?
जहां वो पहले था। बार बार हम लोग इतिहास के गौरव की बात करते हैं और प्रेरणा लेते हैं। एक बार तो ये चिंतन करना ही होगा कि क्या बिहार वही है जो हम अपेक्षा करते हैं, जिसकी हम इच्छा रखते हैं। तो शायद उत्तर अभी सकारात्मक नहीं हो पाएगा। ये वेदना का विषय है। मन और हृदय दोनों रोता है कि क्या ये जो गौरवशाली लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हमारे बिहार की धरती पे भी ये गौरव है? तो उत्तर शायद सकारात्मक नहीं होगा। माफ करो भाई, सुमित जी सुन रहे हैं ध्यान से। विवेक सिंह जी जो हमारे सीईओ कोच हैं और बेस्ट ऑथर का उनको अवार्ड भी मिला है और टेडेक्स स्पीकर भी हैं, वो भी हमारे बीच सम्मिलित होंगे। रानी सहाय जी जो बहुत अच्छा काम कर रही है भागलपुर में एनजीओ पीपल के तहत, वो भी रूरल एम्प्लॉयमेंट पर और एलआईबी टॉक में अपनी बात कहेंगी। रवि आर कुमार जो बिहार से हैं और उन्होंने काफी अच्छा 2000 करोड़ का नेटवर्क अपना बनाया है। बड़े गौरव की बात है कि बिहार में ऐसे भी सपूत हैं जो किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए। हम लोगों को जरूरत ही नहीं है कि हमें कुछ सीखने की या किसी दूसरे से सीखने की जरूरत ही नहीं, वो सब है। आई थिंक जरूरत है बस उस रियलाइजेशन में। मतलब हम सभी लोग वो क्या कहते हैं, हम लोग सब शायद वो हनुमान है जिसको एक जानवर चाहिए। और शायद ये फोरम, इस तरह के प्रोग्राम, यही वो जानवर है जो हमारे अंदर के हनुमान का शक्ति बोध करा सकता है। तो हम लोगों ने देखा है कि अगर कुछ दिमाग में आ गया, ठान लिए तो कर ही लेंगे। तो बस वो रियलाइजेशन होना चाहिए मेरे को ये। जो दूसरी एक चीज है और जो हम भी सीख ही रहे हैं, तो वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप जहां से आते हो, बचपन में लोगों ने कहा कि यार गांव में कहां पढ़ेगा, छपरा में कहां पढ़ेगा, तो लोगों ने दिमाग में डाल दिया जो कि किसी चीज की कोई लिमिटेशन नहीं। हर चीज समय के साथ बड़ा या बहुत बड़ा हो सकता है। हर चीज एज एन एंटरप्रेन्योर ये जानना बहुत जरूरी है, जो हम लोग भी सीख रहे हैं, हमने सीखा है पिछले 10 सालों में। आज जो ऑर्गेनाइजेशन है देहात, लोग लगता है कि बहुत बड़ी है। क्यों भाई, आप 7 लाख किसानों के साथ काम कर रहे हो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, 1000 से ज्यादा की टीम संख्या है, तो बहुत बड़ी। इन्वेस्टर ने सपोर्ट कर दिया, आपने कुछ हजारों करोड़ रेज कर लिया, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। आप भारत के 7 राज्यों में काम कर रहे हो, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम लोग को लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर केवल अपना सेक्टर हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर, तो हम लोग पाते हैं कि भाई इंडिया में 140 मिलियन 14 करोड़ किसान हैं। भारत का टोटल मार्केट साइज जो है वो $350 बिलियन है। भारत के बाहर देखेंगे तो ग्लोबली 500 मिलियन से भी ज्यादा किसान हैं। बस एक नजरिया है समझने की, जो एक एंटरप्रेन्योर को शायद एंटरप्रेन्योर बनाए रखता है कि हर दिन आप एक माइलस्टोन पे पहुंचते हैं और लगता है कि नहीं, ये दिमाग में नहीं लाना है कि अब तो जी हम हो गया सब कुछ। नहीं, लगता है कि ये माइलस्टोन बहुत छोटा है, एक और अगला माइलस्टोन वेट कर रहा है। तो मेरे तरफ से आज के डेट में बस यही 2 चीज चाहिए हमें। पहला, रियलाइजेशन कि हम सभी लोगों में वो स्किल है कि हम एक अच्छे, बहुत अच्छे या ग्रेट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और दूसरा, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवाइज, जो कि कभी भी मतलब हमेशा कुछ न कुछ, जो शायद विकास ने भी कहा कि थिंक बिग वाली चीज, बहुत बड़ी चीज सोचने की। विजन बड़ा होगा तभी हमारा काम भी बड़ा होगा। और आई थिंक ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, आज का जो समय है, आज अभी का जो परिप्रेक्ष्य है, मौजूदा जो परिस्थिति है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खुद को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एंड हेंस बिहार को एक एंटरप्राइजिंग बिहार बनाने। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें अब सॉल्व हो गई। जो विकास जी पहले बता रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो। आज बिहार के यूथ पॉपुलेशन की बात देखिए तो ये 60% पॉपुलेशन यूथ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आप ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, इन सारे एरिया को देखें तो बिहार इटसेल्फ कैन बिकम अ ह्यूज ट्रेड हब। आज कोविड के टाइम पे लोगों ने फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी की लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल फोरम पे, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 10 बिलियन तक हो जाएगी, तो लोग खाएंगे कैसे? और उसमें हम ऐसे राज्य में हैं जहां पर खेती ही है,
जहाँ पर सिंचाई एक समस्या नहीं है, जहाँ पे किसान साल में 4 से 5 फसलें उगा लेते हैं। तो इनफाइनाइट चीज है, मतलब आई नो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन ऐसा हमारी पोजीशनिंग आज के समय में इतनी अच्छी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो फूड एग्रीकल्चर में देखें, चाहे हम हेल्थ केयर में देखें, चाहे हम आईटी या टेक्नोलॉजी में देखें, हम लॉजिस्टिक की बात कर लें, हम रूरल बीपीओ कर लें, हम इंडस्ट्री का, इनफाइनाइट चीजें हैं। क्योंकि बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम जो बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं शायद आज आ गई और अब है। आप थोड़ा सा स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आज लोग बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि बैंगलोर, बॉम्बे, गुड़गांव ये सारा मार्केट सैचुरेट कर गया है, बहुत सारे इनोवेशंस इंटरनेट के अराउंड होते हैं, तो लोगों को लगता है, लोगों को दिख रहा है कि नहीं, जो फर्स्ट 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं वो सब आ गए और विद इन इंडिया लोग देख रहे हैं स्टेट्स लाइक बिहार जहां से इनोवेशन आ सकता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी तरफ से यही मूल 3 बातें कि हम पहले से कैपेबल हैं कि हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सेकंड, थिंक बिग, जिसका कोई एंड नहीं, जिसका कोई एंड नहीं। तो कहते हैं कि वो मतलब कबाड़ पे चढ़ना नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं होने का कि हमने इतना कर लिया, बिकॉज़ हर नेक्स्ट डे एक नया माइलस्टोन आ सकता है। एंड थर्डली, ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम लोग एंटरप्राइजिंग बिहार के बारे में सोचें, क्योंकि इकोसिस्टम शायद अब तैयार है। और सबको शायद मैं अवगत भी कराना चाहता हूँ, जब बिहार में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2015 में बनना शुरू हुआ तो उस समय स्टार्टअप इंडिया में नहीं था। हम लोग के पास कोई लर्निंग नहीं थी कि पॉलिसी कैसे बनाए, और जब मीटिंग होती थी तो यही होता था कि आइडिया में पैसा कैसे मिल जाएगा, तो संविधान में लिखा नहीं। तो ये पॉलिसी के लिए हम लोग 8 स्टेट का विजिट किए, 4 डेवलपिंग और 4 डेवलपिंग स्टेट का। उसके बाद भी हमें पता ही नहीं चला, केरला में कुछ काम हुआ था केरला स्टार्टअप मिशन के द्वारा, और कहीं पे पॉलिसी लेवल पे स्टार्टअप पॉलिसी नहीं हुई। बिहार इस देश का पहला राज्य बना जिसने स्टार्टअप फंड बनाया और स्टार्टअप पॉलिसी बनाई। जॉब वैकेंसी, टीचर्स पटना जॉब वैकेंसी, इसी देख के मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि नहीं, ये हर मंच पे बताने की जरूरत है कि टीचर्स पटना में इतनी वैकेंसी आ रही है। वो कह रहे हैं कि 1200 एम्प्लॉइज ट्रेनिंग बनाने का है। तो जो एम्प्लॉयमेंट का एक जो है मतलब अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पटना एक आईटी हब के रूप में, जहाँ की वर्टिकल ग्रोथ से आईटी हब पटना में बनाया जा सकता है। उसके लिए आई थिंक सरकार भी कुछ इनिशिएटिव ले रही है, उसे थोड़ी तेज करने की जरूरत है। तो देश के सबसे पहले एग्रीकल्चर में यूनिकॉर्न बनने जा रहा है। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन। काफी लोग आए हुए हैं और अब टारगेट यही है कि शशांक आई थिंक 9-10 साल लग गए, बट अब जो आने वाले जो स्टार्टअप है बिहार से, युवा लोग जो नए उद्यमी हैं, उनका स्पीड और फास्ट होते जा रहा है। वो 10 लाख से 10 करोड़ का टर्नओवर जल्दी अचीव कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी जो चीजें हैं वो मिल गई। बहुत लोगों को पता है या नहीं पता है, जिस तरह से टीसीएस बिहार में पहला सेंटर शुरू किया, 322 एम्प्लॉई है वहां पे, और टीसीएस को यूके और यूएस का प्रोजेक्ट वहां से हैंडल हो रहा है। वो बिहार गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के भरोसे नहीं है टीसीएस का, क्योंकि उसके जो हेड है बिहार और यूपी के, हम लोग के बहुत काफी करीबी दोस्त भी हैं, सारा डेटा मिलता रहता है। अभी 4756, कल वो एयरपोर्ट पे मेरे साथी थे, 4756 लोग टीसीएस से वर्क फ्रॉम होम पटना से कर रहे हैं टीसीएस। तो ये इतना बड़ा आप समझिए हुजूम, जिसको हम लोग पीपल को लेवरेज कर सकते हैं। टोटल आईटी मिनिस्टर से और आईटी सेक्रेटरी से मिलने के पता चला, और बाकी कुछ कंपनियों के लोगों से मिलने में 27,000 प्लस लोग अभी वर्क फ्रॉम होम 1 साल से पटना में कर रहे हैं, आईटी कंपनी। अब सोचिए कि 27,000 लोग पटना में हैं जो बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे तो इतने सारे कंपनी में होंगे जिसको ट्रैक करना मुश्किल होगा। तो ये हमारा जो पीपल, जो हमारा टैलेंट है, वो कितना बड़ा डिविडेंड है और किस तरह से हम उसको लेवरेज कर सकते हैं। स्टार्टअप पॉलिसी एक था, अभी आप लोग सुने होंगे सीएम उद्यमी योजना, उसी स्टार्टअप फंड 500 करोड़ में से सीएम उद्यमी योजना का भी फंड निकला और 16,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे उसको 1 साल 2 साल हैंड होल्डिंग करें, इंक्यूबेशन दे, मेंटरिंग करें, और लेट्स इंस्पायर बिहार के मन से भी जितना सपोर्ट उनको मेंटरिंग मिले और उनको स्केल अप करने का, उनको बिजनेस को शुरुआत से 1 साल 2 साल बड़े लेवल पे लाने का, और मैं कहूंगा कि 1-2 देहात 5 साल में बना देने का एक सपना रहेगा हम लोगों का। बहुत जरूरी है इस टाइप के आयोजन का होना, जहाँ पे खास करके बिहार के बाहर का
ये इसकी खास बात है और देश की राजधानी में ये हो रहा है, इतने लोग हम लोग बैठे हुए हैं सिर्फ बिहार को प्रेरित करने के लिए। हमें रिसर्च डेटा बहुत जरूरी है यूज करना। पहले कितने पार्क्स आए हैं बिहार में, चाहे फूड पार्क हो चाहे जूट पार्क हो, कौन सा फेल केसेस क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC क्यों नहीं लगा 14 में, बेगूसराय में भी नया आ रहा है, उसमें क्या क्या हम लोग सावधानी बरतेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे हेवल्स को या एंकर बिहार में बनाएंगे या उनको बिहार बुलाएंगे। राजकला अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सोशल मीडिया से सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो सही सर की बात बहुत सही है। मैं चाहती हूँ कि जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि उनके ऐसे जो योगदान है उससे हम सबको हेल्प होगी और आगे की युवा पीढ़ी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। गरीबी और बेरोजगारी का कैसा संबंध होता है, इसलिए जो बेरोजगारी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट, जिसको सबसे पहले एड्रेस किया जाना चाहिए किसी भी इस तरह की जो प्रयास है उसमें। ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है जिसको पहले एड्रेस किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि एक और समृद्धि खिलाती पास सकती कंगाली, एक और समृद्धि खिलाती पास सकती कंगाली, एक के तन पर एक न कपड़ा एक स्वर्ण के गहनों वाली, वहीं खड़े हैं स्निग्ध महल वो आसमान को छूने वाले, और बगल में पड़ी झोपड़ी जिसके छत पर चूने वाले। ये जो इम्बैलेंसेस हम देखते हैं सोसाइटी में, हमें इस इम्बैलेंसेस को हटाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो बहुत एक बहुत बड़ी इंपेडिमेंट होती है हमारे विकास के रास्तों में। जो बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना आय है वो लगभग 43,000 रुपये है, जो कि पूरे देश में 33वें स्थान पर है। अब मैं देख रहा था कि बहुत सारी, और देखने के अलावा भी चूंकि हमारा ताल्लुक भी बिहार से ही है, जाहिर तौर पे मैं इस बात से वाकिफियत मेरी है कि वहाँ के रिसोर्सेस, वहाँ की लोगों की जो जिजीविषा और उनका जो श्रम है कितना महत्वपूर्ण है। फिर ऐसा कैसे हो जाता है? पलायन इसका बहुत बड़ा एक कारण है। जब आप किसी भी इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास करेंगे, किसी भी समाज के इकोनॉमी को समझने का प्रयास करेंगे, तो बेरोजगारी के नाते लोग पलायन ले लेते हैं। जैसे हम लोग भी बहुत अर्ली एज में दिल्ली आ गए पढ़ाई करने के लिए, फिर जब दिल्ली आए तो दिल्ली में ही बस गए। ये भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक दुविधा है कि हम जैसे लोग ऐसे मंचों पर आकर बहुत तरह का ज्ञान बांटते हैं, लेकिन पीपल लाइक हिम जिन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया है और उसको फलीभूत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रयास है, एंड दिस नीड्स लॉट्स ऑफ टेकोलिंग। सो ग्रेट एफर्ट मेड बाय द मेंटोर एंड जो जिन्होंने इनिशिएट किया है इस प्रोग्राम को। अब जो बेसिकली मैं देख रहा था कि इन्होंने लगभग सारे थीम्स उसमें रखे हैं, बट मैं ये कह रहा था एडवोकेसी जो इन्होंने बात कही है, एडवोकेसी को मुझे लगता है कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लिए जाने की जरूरत है। आई मीन वी मस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सोशल ऑडिट्स। अब जैसे क्या है कि पैरेलल स्कीम्स ऑफ कोर्स आप प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के ऊपर भी मुझे लगता है एक पैनी नजर रखी जानी चाहिए कि आखिर कौन सी योजनाएं किस लेवल तक पहुंचती हैं, किसकी क्या क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, क्या लोगों को इसका इल्म है क्या। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि इस संस्था को इस दिशा में भी एक प्रयास किया जाना चाहिए, करना चाहिए। आई मीन व्हेन यू से दैट इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी इस तरह की संस्थाओं द्वारा किया जाना आवश्यक है, जिसको हम ये कहते हैं कि जब आप पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करते हैं यू शुड गो विद द फैक्ट्स, द डेटा, और वो डेटा रिसर्च से आता है, और वो रिसर्च प्राइमरी लेवल रिसर्च हो सकता है, सेकेंडरी लेवल रिसर्च हो सकता है। हमें उस दिशा में भी प्रयास किए जाने की जरूरत है। आपको बाजारी मूल्य से ज्यादा मूल्य मिलेगा क्योंकि सरकार ने ऐसा प्रावधान बना रखा है। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ कि लगभग मेरे 5-6 किसान थे जिनसे मैं ताल्लुक रखता हूं और बात करता हूं,
उन्होंने कहा कि साहब उनको ये मालूम नहीं है, और जब मैंने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर से बात की जो इस पूरे संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने बोला कि हम पंचायत लेवल पर रोज इसका महीने में एक बार जरूर प्रचार प्रसार करते हैं। जाहिर तौर पर वो करते होंगे, बावजूद उसके ऐसा कैसे हो जाता है कि प्रक्रियाएं वहां पर रहती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, पर लोगों को इसका इल्म नहीं होता। मुझे लगता है इस एंगल को भी देखे जाने की जरूरत है और इसमें अवेयरनेस क्रिएशन किए जाने की जरूरत है। मैं ये भी देख रहा था कि बहुत सारी चीजें वो हमसे पहले बोलने वाले स्पीकर ने कहा है कि बेशक वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, नई नई योजनाओं को इंक्यूबेट करना चाहते हैं। ये नवोन्मेष का जो एक प्रयोगशाला है उसको भी बहुत जरूरी है कि हम जमीनी तौर पर हम जानते हैं कि सरकारी तंत्र पे इन दिनों एक हैकाथन करके एक योजना शुरू हुई है, जिसमें कि वो न्यू कमर्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो सरकारी समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से यथासंभव हो उसको एक फौरी तौर पर अमली जामा पहनाते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है उसको थोड़े दिनों तक नॉरिश करता है, फिर उसको सपोर्ट करते रहता है, और अगर वो सही तरह से सही दिशा में जा रहा हो तो उसको फिर बाद में इंक्यूबेट करके अपने डिपार्टमेंट में उसका इस्तेमाल भी करता है। मुझे लगता है ऐसी प्रयोगशालाओं को भी बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है, जो ग्रामीण लेवल पर या अर्बन लेवल पे इस तरह से जो भी लोग कर रहे हैं उसको हमको एक प्रयोगशाला दिए जाने की जरूरत है, जहां पर कि उसका वो इस्तेमाल करें और उसको उपयोग देखें कि फील्ड में किस प्रकार से जो आपके समाधान हैं वो वर्केबल हैं या नहीं है, जो जिसमें कि रोजगार की असीम संभावनाएं, खास करके रूरल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है। मैं जस्ट आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार के जिस विभाग में मैं काम करता हूं वहां पर नीतियां निर्धारित की जाती हैं, लिहाजा हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो बिहार की इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो रही है। जस्ट एक मुजाहिरा कि 1983 में एग्रीकल्चर में हमारे बिहार में तकरीबन 84% आबादी उस पर निर्भर थी, और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन नेचर। वहां पर लगभग 6% लोग उस पर आधारित थे और 9% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में आधारित थे। और आज जब 2017-18 में हम इसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने का प्रयास करते हैं तो हम ये पाते हैं कि लगभग 49% लोग आज की तारीख में बिहार की जनसंख्या एग्रीकल्चर पर है आधारित, और 25% बिहार में लोग जो है वो इंडस्ट्री पर आधारित हैं, और तकरीबन 26% लोग जो है वो सर्विसेज सेक्टर में हैं। अब इसका अगर आप एक तुलना करें आप पंजाब के साथ, जो कि माना जाता है कि जो आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है, तो आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। वहां की जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसमें आप देखेंगे कि पंजाब में भी 17-18 के मुताबिक 41% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं, 29% लोग जो है वो इंडस्ट्री पर निर्भर करते हैं, और तकरीबन 30% लोग जो है सर्विस सेक्टर पर निर्भर करते हैं। अगर आप दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप ये पाएंगे कि दोनों की स्थिति लगभग बराबर ही है। फिर भी ऐसा कैसे हो रहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो थोड़ी कम हो रही है? हमें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा और समझे जाने की जरूरत है, इसको बहुत डॉक्यूमेंटेशन किए जाने की जरूरत है, और जो एक थीम लेट्स इंस्पायर बिहार ने रखा भी है, और वो है जो डॉक्यूमेंटेशन है, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन जहां तक संभव हो आम बोलचाल की भाषा में की जानी चाहिए, और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि दिस विल देन ब्रिंग इट टू द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म लाइक लेट्स इंस्पायर बिहार। हमारे जो ग्रामीण इलाके के कैंडिडेट होते हैं उनको लाइक उनकी रिसोर्सेज नहीं होती उनके पास कि वो पे करें और फिर जॉब के लिए अप्लाई करें, फिर वेट करें, तो काफी टाइम, रिसोर्स एंड मनी का उसमें वेस्टेज होता है। तो उसके लिए हमने एक जॉब पोर्टल क्रिएट किया जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे हम लोग जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइडर से कनेक्ट करने का काम करेंगे। जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइडर से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम के थ्रू। एंड हम लोग साथ में ये भी ट्राई करेंगे कि जो बिहार के जॉब क्रिएटर्स हैं, जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं बिहार में,
उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें रिसोर्सेज से कनेक्ट करने के माध्यम से। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली एंड अपनी एक भोजपुरी भाषा, मतलब ये 4 भाषा है जो अभी करेंटली लॉन्च की गई है। आगे और भी भाषाएं हम लोग ऐड करेंगे, बिहार की जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको और भी हम लोग ऐड करेंगे धीरे धीरे। लाइक इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लाइक एक तो मैंने बताया कि जॉब सीकर्स को इजीली जॉब कनेक्टर से हम लोग कनेक्ट कर सकें। दूसरा, जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनको भी काफ़ी रिसोर्सेज, टाइम और मनी का इसमें यूटिलाइज करना पड़ता है, मतलब जॉब सीकर से कनेक्ट होने में। तो उसके लिए लाइक जितने भी जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये पोर्टल प्रोवाइड की जाएगी, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं होगी और उनकी भी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। लाइक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उससे पहले मैं कॉमन फीचर्स आपको बता देना चाहता हूँ। लाइक जो डायनेमिक अपना सर्च होगा वो ऑटो लोकेशन ट्रैक करेगी। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमने ट्राई की है इस पोर्टल में इंडिकेट करने की। हमने देखी है, मतलब काफ़ी सारे वैसे जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें कि काफ़ी स्पैम जॉब पोस्ट की जाती है या मतलब स्पैम कैंडिडेट्स पाए जाते हैं। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने कैंडिडेट्स को एक ऑप्शन दिया कि आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे हमें ये मौका मिलेगा कि किस तरीके से, शायद हम बिहार में ना हो, हम बाहर बैठे हैं, हम दिल्ली बैठे हैं, बॉम्बे बैठे हैं या शायद विदेश बैठे हैं, फिर भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने स्टेट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट सोचें, करें। उसके तहत क्या है कि लेट्स इंस्पायर बिहार ने बहुत ही अनोखा वेबसाइट बनाया है मेंटर स्कूल के नाम से, जहाँ पे सारे स्कूल की लिस्टिंग अवेलेबल है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं जिनको शायद हमें लगता है कि ज़्यादा अभी हमें मेहनत करने की जरूरत है उस लेवल पे लेके आने के लिए, जहाँ पे बच्चे एक अच्छी शिक्षा को वहाँ पे ग्रहण कर सकें। तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे के सारे हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उसकी लिस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है और आप एज अ मेंटर वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और आप जब एज अ मेंटर वहाँ अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आप हर तरीके का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, चाहे आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स के रूप में आप अपने आप को कंट्रीब्यूट देना चाहें, वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे एक वहाँ का इंफ्रा है जिसे हम मजबूत कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ रिसोर्सेस हैं जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो हम मजबूत कर सकते हैं। शायद ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन कम टुगेदर टू डू दैट, वी कैन डू दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं यू वांट टू कंट्रीब्यूट टाइम फॉर इट, यू कैन कंट्रीब्यूट टाइम फॉर इट। आप अपना एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट बता सकते हैं कि इस टाइम स्लॉट के अंदर में आप ये करना चाहते हैं, आप क्लासेस देना चाह रहे हैं, आप उनको मेंटर करना चाहते हैं। शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ ऐसी आइडियाज होंगे जिनके ऊपर काम करना चाहते हैं, यू वांट टू एक्चुअली नर्चर इट, यू वांट टू बी द गाइडिंग फैक्टर विद देम, सो आप वो कर सकते हैं उनके साथ मिलकर के बिहार को इंस्पायर करें, बिहार को और आगे लेके जाएं। शशांक अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे और हमें ये बहुत गर्व होता है, ये कहते थे कि बिहार का पहला ऐसा स्टार्टअप है जो पहला बिहार का यूनिकॉर्न होने के लिए है। अभिषेक हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं, पिछले 10 सालों से ज़्यादा से ये कार्यरत हैं किस तरीके से बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाई है। बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का उन्होंने स्थापना किया और एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी एज एन एडवाइजर ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से स्टार्टअप्स को बिहार के अंदर में जो उस टाइम पे एरा था, जिस टाइम पे बिहार में बहुत ज़्यादा तकलीफें थी, उन सब चीज़ों को ओवरकम करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन लोगों ने क्रिएट किया है जहाँ पे अब हम जैसे बहुत सारे युवाओं को ये मौका मिलेगा कि हम आकर के अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम काम करना चाहते हैं हम बहुत सरलता के साथ काम कर सकते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। बट हमें खुद आश्चर्य हुआ कि उस 15 दिन की कैंपेन में मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड विद अस एंड इट वाज लाइक एन हरकुलियन टास्क फॉर एवरी एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ द पटना भारत हेरिटेज ओलंपियाड कि हम इतने सारे कॉपीज को इवैल्यूएट करते हैं और उसमें से क्योंकि लगभग 40 स्कूल पार्टिसिपेट किए थे 2 लेवल में कंपटीशन था, तो लगभग हमने 280 विनर्स को शॉर्टलिस्ट करके निकाला। इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आते हैं जब बुनियादी चीजें ठीक हो चुकी हैं, बिजली, रोड, कनेक्टिविटी और सबसे बड़ा बात है कि जोश, एक जो हम लोग के राज्य में जो जोश अभी लास्ट 4-5 साल में बना है वो कंपैरेटिवली मतलब बाकी स्टेट से बहुत ज्यादा है। आप लोग फिगर देख सकते हैं क्योंकि मैं स्टार्टअप यूपी और स्टार्टअप झारखंड से काफी क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट ने बोलते हैं कि आप तो बहुत आगे, स्टार्टअप बिहार में बहुत आगे, तो ये हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि हम लोग का तो बेंचमार्क बहुत हाई था। हम लोग लगता है कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें और करना है और करना है, तो ये भूख हम लोग सब में जाग चुका है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग उसको लेवरेज करें और फेल और सक्सेसफुल केसेस से जरूर सीखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का जो डेली का काम होता है
पटना में एंटरप्राइजिंग जोन का हमने सेंटर शुरू किया था 2014 में। 7,000 स्क्वायर फीट का सेंटर है जहाँ पे अमेरिकी राजदूत और केनेथ हाइजेस्टर और बाकी 7 देश के राजदूत आए हुए हैं हम लोग से मिलने के लिए। और हम लोग वहाँ पे सुबह से शाम कोई भी आदमी उद्यमी बनना चाहता है, कोई भी कुछ जानकारी चाहता है, लाइसेंस कैसे बने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बने, भाई इस सेक्टर में कार्टून का फैक्ट्री लगाना है, रॉ मटेरियल मुजफ्फरनगर से लेके गुजरात से लेके सस्ता कौन पड़ेगा, 1 करोड़ में लगाया 5 करोड़ में लगाया। स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी के भी लोग एआई के डेटा साइंस के एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों ने बाहर से केरला से वापस आके बिहार में बहुत अच्छा स्टार्टअप शुरू किया और बिहार गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस में काफी आगे लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे लेके जाना है, फिर पंचायत लेवल पे लेके जाना है और हमें देखना है कि किस तरीके से सब लोगों का पार्टिसिपेशन हमारे इस पूरे मुहिम में हमारे साथ हो सकता है। साथ ही साथ जो बिहार के बाहर के जो चैप्टर्स हैं, जैसे ब्रिलियंस या यहाँ प्रेजेंट जिस तरीके से मुंबई, बैंगलोर एंड लॉट मेनी अदर प्लेसेस जो हमारे ये चैप्टर्स बन रहे हैं, जो अब ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम भी वापस कुछ करना चाहते हैं, बिहार में वापस आके कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि हम थोड़े महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, बिकॉज हम थोड़ा बड़ा रोल, बड़ा टारगेट अपना देख रहे हैं, किस तरीके से हम और बड़े रूप में इसको करके जा सकें। और ये तभी संभव है जब आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सब लोग साथ मिलकर के एक साथ अगर हम इस मुहिम में आगे बढ़ें, तब जाकर के शायद हम वो अचीव कर सकते हैं जो हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर सोच रहे हैं हम अचीव कर रहे हैं। इनिशियल फेज में लॉन्च की है, जिसमें हम मेंटर्स के लिए और मेंटी के लिए एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन पोर्टल रखे हैं, जिसको हमारी वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी मेंटर हमारे बिहार के बच्चों को अपना मेंटरशिप देना चाहता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हो या वो टीचिंग में हो, तो हमारी वेबसाइट पे आके वो रजिस्टर कर सकता है। कुछ सिंपल से फिलिंग फॉर्म्स हैं जिसको फिल करके वो रजिस्टर कर सकता है और साथ ही साथ हमारे पास उनका डेटा आ जाएगा और फिर हम उसको जो भी स्टूडेंट हैं जो मेंटरशिप के लिए ढूंढ रहे हैं, हम उनसे कांटेक्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक ऑप्शन है जहां पर मेंटीज ऐसे स्टूडेंट्स बिहार के जो चाहते हैं कि उनको एक मेंटरशिप मिले, एक गाइडेंस मिले, एक सही हाथों द्वारा उनका देखभाल रखा जाए, उनको फ्यूचर के बारे में बताया जाए, तो उनके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला हुआ है जहाँ पे जाके वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे मेंटर से वीकली या डेली बेसिस पे लॉन्च कर सकते हैं। जैसे हमने एक सीआरपीएफ के लिए वेबसाइट बनाई, एक ऐप बनाया जो आज 4 लाख लोग यूज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सियाचिन में बैठा कोई मोबाइल ऐप पे अपनी सैलरी देख सकता है, वो देख सकता है कि हाँ उसकी पोस्टिंग अगली कहाँ होने वाली है, घर कब जाने वाला है। वैसे ही जब बिहार के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई बच्चा अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकता है, जो कि हो सकता है इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहारी पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में अपना बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं। तो हो सकता है बिहार के किसी कोने में बैठा हुआ बच्चा जो हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकता है, उनसे जानकारी ले सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है। जो सीआरपीएफ जो भारत माता के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अपने वो उनको मिलने वाली धनराशि, उनको मिलने वाले सारे बेनिफिट्स इस ऐप में देख सकते हैं। बहुत आसान बना दिया है हमने उनका काम। वैसे ही आने वाले समय में हम अपने ऐप से और इस वेबसाइट के माध्यम से बिहार के स्टूडेंट्स और मेंटर्स के लिए बहुत आसान बनाने वाले हैं। तो एक बार फिर से जैसा विकास जी ने कहा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को और उनके मार्गदर्शन में हम इसको और आगे लेके जाएंगे। आपको वेबसाइट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको स्कैन करके फॉर्म भर सकते हैं और अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं एज अ मेंटर। थैंक यू।
तो थोड़ा क्लोज हो जाएंगे सभी। वेस्ट मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट छिपा दीजिएगा। मीडिया के लोग Award goes to Mr. Abhishek Singh. एक बार जोरदार तालियां हो जाए Mr. Abhishek Singh के लिए। Come on everyone. तो रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन का जो सिलसिला है वो बताना चाहती हूँ for the next award, and this award goes to Mr. Manjeet Vishal. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंजीत के लिए। तो सामने अब सर 5 में दे थोड़ा। यस सब पीछे Mrs. Rani Sahai. एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यस एवरीवन। यस यस डिसाइड का Mr. Abhishek Kumar के लिए। माँ रानी साहब मैम के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। उन्हें बोलना क्लोज विकास सर ने ऑलरेडी कहा है कि टीम है। सर यस जितने लोगों का नाम उसको दिया गया था, जितने लोग स्टेज पे आए थे वो सारे धर्मेंद्र पांडे। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब लोग बिहार से कनेक्टेड है। मुझे मालूम चला जो भी बिहार से कनेक्टेड है। Mr. Anuj Singh, Ravi Bhushan Verma, Shivam Rathore, Samir Khan, Raghuvansh Kumar, Prashant Kumar, Akash Kumar, Rajneesh Verma, Shashi Bala, Krishna Kumar, Rohit Prajapati, Ashish Kumar, Dheeraj Kumar, Rajneesh Kumar, Ravi Nishant, Saurabh Sujit, अंकित कुमार सिंह। और अब मैं चाहती हूँ a beautiful group photo। तो उसी दृष्टि को वापस देखना चाहते हैं। दृष्टि वहीं, कहीं और नहीं, ऊर्जा कहीं और लगा देंगे। लेकिन संघर्षों में उलझे रहेंगे, जातिवाद के नाम पर लड़ेंगे, समुदायवाद के नाम पर लड़ेंगे, बिहार कहाँ आगे जाएगा। हर बिहारवासी को सोचना होगा, चिंतन करना होगा। जो हम थे उससे बहुत आगे जाने की क्षमता आज है, जब सारी चीज़ों में विकास हो चुका है, तकनीक बढ़ गए हैं, प्रौद्योगिकी बढ़ गई, सूचना तंत्र ऐसा है। आइए मिलकर प्रयास करते हैं। यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। जब हम चिंतन करेंगे समाधान अपने आप निकलेगा। बहुत सारी चीज़ें चिंतित करती हैं, लेकिन जब काम करेंगे, योगदान करेंगे जो बिहार के बाहर लोग हैं, बहुत लोग करना चाहते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं है, जानते नहीं कैसे करें। नेटवर्क को हम लोग विकसित करना चाह रहे हैं। उन लोगों को जोड़े जो सक्षम है उनसे, जिनको उसकी आवश्यकता है, उससे बेहतर भविष्य का निर्माण हम कर सकें। शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन मुद्दों पर आधारित बिहार का विकास हो। ऊर्जा हम जातिवाद इस प्रकार के संघर्ष में संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं लगाएं, बल्कि ऊर्जा हम लगाएं शिक्षा के विकास में, समता के विकास में, और जिस सम्मेलन का हम करें उद्यमिता के विकास में। कैसे रोजगार के अवसर पैदा हों, किस प्रकार से उद्योग हम स्थापित करें। ऊर्जा यदि सही दिशा में लग गई, क्षमता असीम। बिहार ने प्राचीन काल में सिद्ध किया क्या क्षमता थी। जब अखंड भारत के साम्राज्य को हम तब निर्मित कर सकते थे जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के माध्यम थे। आज तो बहुत चीज़ों में विकास हो चुका है। जिस राज्य ने कभी जीरो दिया, उसने विज्ञान के विकास को बहुत आगे बढ़ते देखा है। आज जब हम उस रूप में, उसी दृष्टि के साथ योगदान करने लेंगे, निश्चित चीज़ें शुरू हुआ है, लोग जुड़ रहे हैं, योगदान करना लोगों ने प्रारंभ कर दिया। अभी पटना में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था जिसमें 40 विद्यालयों से 30,000 बच्चों ने भाग लिया। जागरूकता उत्पन्न हो रही है। जब योगदान प्रारंभ होगा, देखिएगा इस यज्ञ, जो यज्ञ है, दावानल का रूप ग्रहण करेगा, निश्चित ही बिहार के
भविष्य में अपना योगदान समर्पित करें। पूरे भारत में, पूरे विश्व में बिहार के लोग रहते हैं, उनको जोड़कर बिहार के विकास में उनसे योगदान कराना चाहिए। अमित कुमार जी, आप दुबई में रहते हैं, साइंटिस्ट हैं, आप यहाँ पर इंडिया में आए हैं इस फंक्शन में इंस्पायर बिहार के लिए, तो ऐसी क्या नौबत आ गई है कि हमें ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा IAS IPS और बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार से निकलते हैं? और क्या स्थिति है बिहार की आज के डेट में? लालू जी के और नीतीश के बीच में अभी जो बिहार है उसमें आप क्या डिफरेंसेस समझते हैं? देखिए, डिफरेंस की बात है ना कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम लोग खुद अपना नहीं करना चाह रहे हैं, हम दूसरे के बारे में क्या सोच सकते हैं? हमें सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करनी होगी कि हम कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, समाज क्या करेगा, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, हमें नहीं सोचना है, हम कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। तो हमें अपने लेवल पे बेहतर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज के लिए, और समाज ऑटोमेटिक दौड़ेगा। लेकिन आप तो अभी इंडिया से बाहर रहते हैं, तो कितना योगदान आप बिहार के लिए दे पा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट बोलेगी जब डूइंग बिजनेस है तो मैं 100% अपना सारा कैपिटल इंडिया में ला के रख दूंगा। ये तो आप गवर्नमेंट पे छोड़ दिया, गवर्नमेंट बोलेगी, आप अपने मन से बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? देश के लिए तो बात की बात है। हम कितना चैरिटी करते हैं, मंदिर के उसमें आप कितना डाले हैं बोल कर नहीं डाला जाता, हम जानते हैं और ऊपर वाले का आत्मा जानता है। मतलब तो चैरिटी करने वाले कहीं बोलते नहीं है। अंदर से आप बिहार की सेवा कर रहे हैं। 1800 बच्चे का मैंने एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाया। अभी इस 1.5 महीने में मैंने 23 लड़कियों की शादी कराई है। नो एविडेंस दुनिया, आप मेरा कभी इंटरव्यू पढ़िएगा, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी नो नीड टू रिन्यू। अब इस डॉक्यूमेंट्री को पढ़े, उसमें आपको हम बहुत अंडर कवर रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिकली मेरा कोई बिजनेस है नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे एम्प्लॉय में से, इंडियन एम्प्लॉय में से 95% इज फ्रॉम बिहार। अगर मुझे बिहार से प्रेम नहीं होता तो मैं गांव नहीं जाता। अभी मैं गांव होके आया पिछले महीने। राजनीति की आप बात करें तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं अभी नीतीश के शासनकाल में? हम व्यापारी हैं, हमें राजनीति की कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमें अगर आप परेशान करेंगे हम उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश जी आएंगे तब भी हम वही वैसे ही थे, मोदी जी रहेंगे, लालू जी रहेंगे, कोई रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यापारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सारी नीतियों के साथ चलेंगे। हमें दो ही चीज़ चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ने अभी जो लागू कर दिया है GST, इससे आप कितना सहमत हैं? ये सब चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।